नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां बारिश और भूस्खलन से उत्तराखंड थर्राया हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो चारधाम यात्रा भी 5 सितंबर तक रोक दी गई है। उत्तराखंड फिर से आपदा की मार झेल रहा है। तेज बारिश और भूस्खलन से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। नंदानगर और बड़कोट में मकानों में दरारें पड़ने से लोग दहशत में हैं। तो वहीं रुद्रप्रयाग में बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हालात को देखते हुए सरकार ने चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को 5 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। वहीं नदियों का बढ़ता जलस्तर और स्कूलों की छुट्टी राज्य भर में चिंता का विषय बनी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को पूरी तरह सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद 10 जनपदों के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून और उत्तरकाशी जिले में रेड अलर्ट है। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा और इसके अलावा अन्य पर्वतीय जिलों और हरिद्वार, उधम सिंह जिलों में बिजली चमकने और तेज बारिश की संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। देहरादून, उत्तरकाशी में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जहां पर जारी किया है वो भी आपको बताएंगे। रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में ऑरेंज अलर्ट है। बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही येलो अलर्ट हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट अलग अलग जगहों पर जारी किए हैं। देहरादून, उत्तरकाशी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर की अगर हम बात कर लें तो यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये येलो अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से प्राकृतिक आपदा, प्रकृति की मार, और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ लाइव मौजूद है। हरीश, लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड में मौसम की मार जो वहां की जनता है वो झेल रही है, उससे जूझ रही है, और आज भी कई जिलों में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और भी क्या कुछ अहम जानकारियां? देखिए गरिमा, जिस तरह से लगातार कल से ही बारिश का दौर है शुरू है और अभी भी लगातार बारिश हो रही है। देहरादून सहित कई जगहों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसको देखते हुए चारधाम यात्रा भी अस्थायी तौर से स्थगित की गई है। और 5 तारीख तक जो अलर्ट है वो प्रदेश के तमाम जिलों में रहने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो चारधाम यात्रा है उसे स्थगित किया है। खासतौर पर हम हेमकुंड साहिब, केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की बात करें तो कई जगहों पर जो रूट है वो क्षतिग्रस्त होने के चलते जो यात्रा है स्थगित की गई है। और इसके अलावा देहरादून में, हल्द्वानी में, साथ ही साथ नैनीताल में और बागेश्वर में, चंपावत में, टिहरी में, पौड़ी में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में सभी जगह भारी बारिश का अलर्ट है। 9 जिलों में आज जो स्कूली जो बच्चों की छुट्टी है उसका भी ऐलान किया गया है। सभी जगहों पर आज छुट्टी का ऐलान जिलाधिकारियों के द्वारा किया गया। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है देहरादून सहित तमाम जगहों की अगर बात करें तो कई जगहों पर इस समय जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों में काफी दिक्कतें लोगों को हो रही है, जिस वजह से लोग परेशान भी हैं। और खासतौर पर अगर हम कल से आज की अगर बात करें तो लगातार बारिश होने से कहीं ना कहीं लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। इसके साथ ही अगर नंदानगर घाट की बात करें तो उधर एक भूस्खलन होने से कई जो मकान है, आवासीय मकान है, वो खतरे की जद में है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग के जिले के कई गांव जो संपर्क मार्ग से कटे हुए हैं। इसके साथ ही हम चमोली की बात करें गरिमा, तो चमोली में इस तरह का मौसम को देखते हुए जो तमाम जगह है वहां पर भी भूधसाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें विशेष तौर पर
सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस ऐसे मौसम में नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है और जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनमें ज्यादातर खतरे की संभावना होती है। तो इसी को देखते हुए जो तहसील प्रशासन है, जिला प्रशासन है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन है, तभी यहाँ पर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को चेतावनी दे रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर ले जाने की भी कोशिश की जा रही है। अगले 5 तारीख तक इस तरह का मौसम प्रदेश में रहने वाला है। जैसे मौसम विभाग की अगर माने तो आज भी भारी बारिश की संभावना तमाम जिलों में है, खासतौर पर पहाड़ी जनपदों में है, देखी जा रही है, जिसको कहीं न कहीं जो आपदा प्रबंधन है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, तमाम जो बल हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। जी ठीक है हरीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां हरिद्वार में भारी बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद होने पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को तत्काल नुकसान का आकलन कर प्रभावित किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पशु या भवन कहीं पर भी क्षति पर भी शासन द्वारा निर्धारित सहायता राशि समय पर दी जाए। मंत्री ने अधिक से अधिक किसानों की फसल बीमा योजना में भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया और बागवानी में ड्रैगन फ्रूट उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर लखपति दीदी बनाने के लिए संवाद और योजनाओं की जानकारी देने पर भी बल दिया है। मुख्य विकास अधिकारी ने यह बताया कि अब तक 44 किसानों को 2,05,000 रुपए से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है, जबकि कुल 16,37,000 रुपए विभिन्न मदों में वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9,101 लाभार्थियों को घर दिए जा चुके हैं और 23,112 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। कृषि और ग्राम विकास विभाग की समीक्षा बैठक मैंने यहाँ पे की है, क्योंकि 74 साल के बाद ऐसी बारिश पूरे प्रदेश में हो रही है। कई जगह पहाड़ों में तो 100 से ऊपर व्यक्तियों की जान गई है, सैकड़ों लोग लापता हैं। तो मैं आज, क्योंकि हरिद्वार में भी भारी बारिश से, जल भराव से किसानों की क्षति हुई है, उसकी समीक्षा मैंने आज यहाँ पर की। क्योंकि जो भारत सरकार का मानक है 33%, जो उस मानक के अंतर्गत आए हैं उन लोगों को मुआवजे दे दिए गए हैं। जो पशु हानि है उनके मुआवजे दिए गए हैं। जो गौशालाएं वो घर क्षतिग्रस्त हैं उनको मुआवजे दिए गए हैं। अभी तक 16,37,000 रुपया हम यहाँ पर बांट चुके हैं और अभी कई जगह ऐसी हैं जिसका हम सर्वे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा जल भराव कम होगा उसकी क्षति का आकलन हम करेंगे। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश को देखते हुए सरकार ने केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। केदारनाथ यात्रा 3 सितंबर और बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित की गई है। प्रदेश में कई जगह भूस्खलन और मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिन्हें सरकार प्राथमिकता पर खोल रही है, लेकिन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए यात्रा स्थगित कर जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए फिलहाल यात्रा मार्गों पर प्रस्थान न करें और प्रशासन द्वारा जारी परामर्श का पालन करें। मौसम सामान्य होने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने के उपरांत यात्राओं को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। ये निर्णय तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बताते चलें कि प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़क मार्गों की निगरानी, सफाई और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते स्यानाचट्टी क्षेत्र में यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। नदी का तेज बहाव अब स्यानाचट्टी बस्ती के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यमुना का बहाव इतना तेज है कि मोटर ब्रिज पर पेड़ आकर फंस गए हैं और नदी का पानी अब ब्रिज के ऊपर से बह रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि यमुना नदी का पानी कालिंदी होटल की दूसरी मंजिल तक पहुंच गया और अब पार्किंग क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। स्कूल के ग्राउंड तक पानी भर गया है, साथ ही शौचालय पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि लोग डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। तो स्यानाचट्टी में उफान पर यमुना नदी देखी जा रही है और खतरे के निशान से ऊपर
ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर पुल के ऊपर तक पानी पहुंच चुका है और लोग इन्हीं रास्तों से आने जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। होटल की दूसरी मंजिल तक पानी पहुंच चुका है। यमुना घाटी में लगातार हो रही बारिश से नगर पालिका बड़कोट के वार्ड नंबर 7 के सरुखेत में आपदा की स्थिति देखी जा रही है। भारी बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन से आधा दर्जन से अधिक घरों में दरारें आ गई। इससे लोगों में एक बार फिर से 2010 और 2013 जैसी आपदा का डर सताने लगा है। लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के पास यमुनोत्री हाईवे के नीचे हो रहे भूस्खलन से लोग दहशत में हैं। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने बताया कि एहतियातन के तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। उन्होंने प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया है कि मौसम सामान्य होते ही सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अपर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट रहने के निर्देश दिए। किसी भी क्षेत्र में जलभराव की निकासी और कोई घटना घटित होने पर इसकी सूचना जिला आपदा कंट्रोल रूम और संबंधित तहसीलीय कंट्रोल रूम में तत्काल सूचित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तहसील लक्सर जलभराव के दृष्टिगत संवेदनशील है। इसके लिए ये जरूरी है कि अगर बारिश के कारण किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो जल निकासी के लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जल निकास का कार्य त्वरित गति से कराएं। सभी राहत शिविरों में खाद्य सामग्री, बिस्तर, पानी, विद्युत और शौचालय की व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग द्वारा जो है जनपद हरिद्वार में जो है रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है, जिसके दृष्टिगत जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महोदय की अध्यक्षता में तहसील लक्सर सभागार में जो है एक समीक्षा बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी विभागों की आपदा से पूर्व क्या तैयारी हैं और उनकी क्या कार्य योजना है, इस संबंध में चर्चा की गई। सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि किसी भी आपदा की स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में जलभराव होने पे तत्काल वहां पे कार्रवाई की जाए और जो भी नुकसान होता है, जो क्षति का आंकलन करते हुए तत्काल प्रभावितों को जो है राहत राशि वितरित की जाए। और इसकी सूचना जो है कंट्रोल रूम के जो नंबर है हमारे जिला कंट्रोल रूम के 1077 टोल फ्री नंबर और 7055 258 800 01334 223 999 इन नंबरों पे तत्काल सूचना दी जाए। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में भी, तहसील कंट्रोल रूम में भी, बाढ़ चौकियों में भी जो है तत्काल सूचना दी जाए। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग स्थित चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याओं और अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि हाल ही में कोटद्वार बेस चिकित्सालय को 2 नए ऑर्थोपेडिक चिकित्सक, 2 गायनी विशेषज्ञ और 3 एनेस्थेसिया विशेषज्ञ मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ और मरीजों को अब बेहतर उपचार की सुविधाएं भी मिल रही हैं। अस्पताल परिसर का निरीक्षण करते हुए ऋतु खंडूरी ने सफाई व्यवस्थाओं में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है और अस्पताल प्रशासन को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के भी कड़े निर्देश दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण हर मरीज का अधिकार है और इस दिशा में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ऋतु खंडूरी ने मरीजों से संवाद किया, उनकी परेशानियां सुनी हैं, अस्पताल का औचक निरीक्षण करती हुई वो नजर आई है। कोटद्वार के अस्पताल की तस्वीर है जहां पर अस्पताल का औचक निरीक्षण ऋतु खंडूरी ने किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लेती हुई नजर आई और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर कोई भी लापरवाही होती है तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अभी पहुंची हूँ बेस हॉस्पिटल और सीएमओ साहब और सारे डॉक्टर्स के साथ अभी हमने बैठक की। अभी जैसे यहाँ पर घूमते हुए पता चला है कि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्थो अभी आए हैं, 2 सर्जन्स हैं, गायनी हमारे पास 2 हैं, एनेस्थेसिस्ट हमारे पास 3 अब आ गए हैं यहाँ पर और आई के हमारे पास डॉक्टर हैं। तो जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन अभी कुछ और आवश्यकता है, उन पर भी मैं सरकार से, शासन से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हेल्थ मिनिस्टर से बात करूँगी। साफ़ सफाई की भी मैंने यहाँ पर देखा, काफ़ी जगह सब कुछ ठीक लगा। 1-2 जगह जो मुझे चीज़ें ठीक नहीं लगी वो भी मैंने सीएमओ साहब को अवगत करा दिया है
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुचारू रूप से सुदृढ़ तरीके से हमारा अस्पताल चल। निजी कंपनी द्वारा जारी महिला सुरक्षा की एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स को लेकर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने सख्त आपत्ति दर्ज की है। आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि इस रिपोर्ट का महिला आयोग से कोई संबंध नहीं है और आयोग किसी निजी सर्वे का समर्थन नहीं करता। दिल्ली में 28 अगस्त को आयोजित नारी 2025 कार्यक्रम में पी वैल्यू एनालिटिक्स के सर्वे के आधार पर ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस ने पुस्तक नारी 2025 प्रकाशित की है। इसमें देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित शहरों में गिना गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ 12,770 महिलाओं से 31 शहरों में कराए गए सर्वे के आधार पर महिला असुरक्षा का निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से भ्रामक है। देहरादून की महिलाएं जानती हैं कि यहाँ सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सीएम धामी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील है और किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत सख्त कार्रवाई होती है। एक संस्था पी वैल्यू एनालिटिक्स द डाटा साइंस कंपनी है और जिसका पुस्तक का विमोचन था दिल्ली के एक कार्यक्रम में था, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राहतकर जी महिला आयोग की अध्यक्ष थी। और उसमें जो उनके द्वारा आंकड़े दिखाए गए हैं 31 शहरों के, उसमें उन्होंने देहरादून का भी नाम दिया है। और मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, क्या जैसे जिस तरह से की चर्चा चल रही थी कि NCW की रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस बात को नकारा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई सर्वे नहीं हुआ है और न ही कोई सरकारी आंकड़े में इस तरह से देहरादून का नाम आया है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को इस पूरी तरह से इसे नकारता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक बार उनसे आंकड़े अवश्य लेगा। जो कंपनी के द्वारा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे की रिपोर्ट आयोग के द्वारा मांगी जाएगी। और क्योंकि उत्तराखंड सरकार, पुलिस प्रशासन, महिला आयोग पूरी तरह से महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है और कि उनके पास इस तरह का सर्वे उनके पास रहा है, तो उस सर्वे की रिपोर्ट अवश्य हम लोग लेंगे। बिहार के दरभंगा जिले में पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने पर बीजेपी सरकार आक्रोश में है। वहीं देहरादून में बीजेपी महानगर द्वारा प्रदर्शन भी किया गया, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी का पुतला फूंका है, वहीं पुलिस भी पूरी तैयारियों के साथ अपने कार्य का निर्वहन करती दिखी। बात करें बीजेपी की तो वो वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस अपनी नीचता पे चुप्पी साधे हुए है। साथ ही बीजेपी केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के नेता लाठी डंडे दिखाकर नीचता की हदें पार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने बताया कि पुलिस द्वारा भाजपाइयों को और उनके समर्थकों को खुली छूट दी गई है। हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आज इस सभ्य समाज में किसी की मां को गाली दी जाए, किसी को बहन की गाली दी जाए तो सामान्य लोगों को भी गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री की माता के बारे में अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। हमें उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी में कम से कम इतनी नैतिकता होगी कि जब हम विरोध करेंगे तो वो माफी मांगेगी। वो माफी मांगने की बजाय अपनी नीचता पे कांग्रेस के नेता उतर आए हैं, लाठी डंडे बरछा रहे हैं। उनके महानगर के नेता अध्यक्ष लाठी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताता है कि वो नीचता की तमाम हदें पार कर दी हैं और गुंडागिरी पे कांग्रेस पार्टी उतर आई है। मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस को अपने इस चरित्र के लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये नीचता की हद है कि माँ बहनों को गाली पड़े और कांग्रेस उसके समर्थन में। हमने सुबह 10 बजे बाकायदा डीजीपी साहब को, कल एसएसपी को हमने बताया था कि भाजपा के असामाजिक तत्व हमारे पार्टी के दफ्तर में हमला कर सकते हैं। पुलिस ने कोई प्रबंध नहीं किया, उनको परमिशन दी गई हमारे दफ्तर तक पहुंचने की। हमारे दफ्तर में महिलाओं के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ असामाजिक तत्वों ने जो हमला किया है, इसलिए लोग सड़क पर आए। हम तो अपने दफ्तर में खड़े,
ये हमारा दफ्तर है, कांग्रेस का मुख्यालय है। प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यालय में अगर पुलिस के संरक्षण में भाजपाई गुंडे यहाँ पहुंचेंगे तो भैया हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे। हम गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ रहे हैं। और भाजपा के जो चोर हैं, वोट चोर हैं, उनके खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। वोट चोर गद्दी छोड़, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो ये प्रदर्शन उत्तराखंड में जहां शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ और जिलाधिकारी ने जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। रामलीला मैदान विकास भवन लड़ाई में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। उसके उपरांत अध्यक्ष जिला पंचायत रमेश चौहान ने उपाध्यक्ष और नवनिर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वर्चुअल माध्यम से नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यगणों को बधाइयां और शुभकामनाएं भी दी है। विधिवत रूप से अपना काम शुरू कर रहे हैं। आज इस शपथ ग्रहण के बाद हम विधिवत रूप से अपना काम शुरू कर रहे हैं। भगवान का शक्ति दी, हम अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से कर सकें। निश्चित रूप से अपना जो जनपद है वो आपदा के संवेदनशील काम पर अभी पूरा जिला आपदा से जूझ रहा है। निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ का चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ की जो कनेक्टिविटी है सड़कों की, वो सुचारू रहे। ये क्षेत्र बागवानी का भी जनपद है। यहाँ के बागवानों की जो तैयार फसल है समय से मंडी तक पहुँच जाए, उसकी डिलीवरी हो जाए। देखिए, आज का पर्व हम सब के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि पहली बार इतिहास में जनपद उत्तरकाशी में हमारे जो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हमारे बहुत ही ऊर्जावान नेता भाई रमेश चौहान निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं और ऐसी हमारे दोनों ब्लॉकों में निर्विरोध प्रमुख बने हैं। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य और मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायतों के अंदर ईमानदारी से पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ब्लॉक और जनपद को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमारी पंचायत काम करेगी। और मुझे और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।